हेलो बच्चों, आज हम दूसरा पेपर करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस पेपर 2 है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर वैसे ही रहता है बेटा 80 नंबर का, जिसमें से पहली वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन जो कि ऑप्शन वाले हैं उन्हें सॉल्व करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, एक छात्र ने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिखा। उसने यूज़ की थी कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ बेटा देखो जरा, इसने CO2 प्लस H2O और CH3OH बनाया है। अब उससे कंफ्यूज मत होना कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं यूज़ की, लेकिन इसने अभिक्रिया भी साथ में दे दी। आप इस अभिक्रिया को देखते हुए चलना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। एक और दो चीज़ आपस में मिल रही है और कोई तीसरी ही चीज़ नहीं बन गई। जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं तो कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब पीछे की लाइन देखते हैं बेटा, क्योंकि एक यौगिक दो यौगिकों में अलग हुआ नहीं, ये गलत है। अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया नहीं, एक चीज दो चीजों में टूट ही नहीं रही, यहाँ तो जुड़ रही है। इसका मतलब दो यौगिक एकल यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगर ये क्लियर हो गया तो निम्नलिखित में से किस में रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? अब कब हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया? हम सबको याद है केदारनाथ का माली, जिनको याद नहीं है वो याद कर लो बच्चों। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो अकेला होगा, यहाँ ये चीज़ अकेली है, ये अकेली है, ये अकेला है, ये अकेला है। जो अकेला है उसका नाम पहले आना चाहिए। ट्रिक आपको याद है? जिन्हें याद नहीं है दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले आएगा केदार नाथ का माली, लाइन में लिखना ऊपर से नीचे, आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पर्दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ अकेली है, ये अकेला है Fe पहले आना चाहिए। किससे पहले आना चाहिए? Mg से। ऐसा तो हो नहीं रहा, Mg तो पहले बैठा हुआ है, इसका मतलब ये कट गया, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब यहाँ भी Mg सबसे पहले है और P भी बाद में है, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं होगी। जो अकेला बैठा हुआ है वो पहले आना चाहिए। अब Fe और Zn में Zn पहले आ गया, Fe बाद में आया, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन Fe Cu से पहले है और Fe अकेला है, Cu बाद में आ रहा है, इसलिए इसी में अभिक्रिया होगी और किसी में अभिक्रिया नहीं होगी। अगले में देखते हैं बेटा, पीएच पैमाना 4 विलियनों के पीएच मान दर्शा रहा है। ध्यान से देखेंगे भाई, पीएच पेपर आपको याद होगा कैसा होता है, दिखा देती हूँ एक बार। देखो बच्चों, पीएच पेपर कुछ इस तरह का होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। जो इसमें 7 नंबर होता है बेटा, ये वाला कलर, ये ऐसे पीले रंग की एक स्ट्रिप मिलती है। बाहर ये कवर है जो आप देख रहे हो, जिसमें नंबर लिखा हुआ है। पीले रंग की ये जो पट्टी आपको दी जाती है, कागज की छोटी स्लिप दी जाती है, उसे हम हर एक विलियन में डालकर देखते हैं। अगर 7 रंग जैसा रंग आता है तो वो उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, उसके अंदर को ना वो क्षारक है ना वो अम्लीय है। अब जरा हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन पेपर में हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि पीएच पेपर है, इसमें रंग नहीं दे रखा। अब ये पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, कौन सा विलयन प्रकृति में क्षारीय है? जो भी 7 के बाद होता है बच्चों, 7 के बाद के ये सारे नंबर क्षारीय होते हैं, 7 से पहले के सारे अम्लीय होते हैं, ये याद रखना। ये अम्लीय है और ये क्षारकीय है या क्षारक है, ठीक है। अब ये कह रहा है किसकी, कौन से विलयन की प्रकृति क्षारीय है? जो 7 के बाद है, तो कौन सा आ गया? सी और डी, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाए तो वह बिना बुलबुले बनाए जल में पूरी तरह से घुल जाता है। अब क्या होता है, ये कह रहा है, खुद कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया, बुलबुले नहीं निकले, मतलब कोई गैस बाहर नहीं निकली, ठीक है, सब कुछ मिल गया, पूरी तरह से ये मिक्स हो गया। मिक्स होने का क्या मतलब हुआ बेटा? कि इसमें कुछ नहीं बचा, एक ही चीज़ बनी होगी, ठीक है। तो क्या बनी होगी? कैल्शियम ऑक्साइड में जल जैसे ही मिलाया एक ही चीज़ बनी और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखो, कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय होता है? ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो है NaCl, ये नमक है, ये अम्लीय नहीं होता। चलो अगला देखते हैं, Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये भी अम्लीय नहीं होता, ये क्षारकीय होता है। तो ये दोनों चीज़ें तो गई, एक उदासीन हुआ, पहले वाला ये उदासीन है, ये क्षारकीय है। अब बचा ये, ठीक है, ये दुर्बल है बेटा लवण, तो इसकी ये भी अम्लीय नहीं होता, अम्लीय बच गया ये NH4Cl। याद रखना, जिसमें Cl जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, NaCl के अलावा क्लोरीन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है? अब एक अम्ल का घोल क्षार के घोल में मिलाया गया, ये पहले से ही इसमें कोई क्षार है बेटा, उसके अंदर अम्ल मिलाया जा रहा है, तो क्या होगा? एक तो विलयन का तापमान बच्चों बढ़ जाएगा, एकदम से टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? नमक का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर बेटा उदासीनीकरण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। तो आंसर डी सही रहेगा। याद रखोगे, तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए क्षार के अंदर अम्ल मिलाते हैं, अम्ल के अंदर कभी भी क्षार नहीं मिलाते। कभी भी हम टेस्ट ट्यूब में पहले अम्ल नहीं लेते, ऐसा नहीं करते बेटा, जबकि पहले क्या लेते हैं? हमेशा हम पहले क्षारक लेते हैं और फिर अम्ल डालते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? ये टेस्ट ट्यूब फट जाएगी,
ठीक है, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब फट जाएगी, या फिर जो विलयन अंदर का है वो छलक के बाहर आ जाएगा, जिससे कि कुछ ना कुछ चोट या आपका हाथ जल सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? नहीं होता इसने पूछा है बच्चों। अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना बेटा, कैल्शियम सल्फेट आधा हेमीहाइड्राइड होता है बेटा H2O, क्रिस्टलन का जल होता है आधा अणु। धोने का सोडा, इसके अंदर Na2 CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10 H2O होते हैं, 10 क्रिस्टलन का जल होते हैं। बेकिंग सोडा, नाम से ही पता लग रहा है बिल्कुल सूखा पाउडर है बेटा, उसमें कोई जल नहीं होता, और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है उसमें कोई क्रिस्टलन का जल नहीं है। कुछ मैंने इसके साथ ऐसे करके या कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी क्रिस्टलन का जल नहीं होता। नीला तोता तो खुद ही नीला है, नीला तोता बोले तो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, जिसके अंदर खुद भी ये कुछ जल के अणुओं के साथ बना है, तभी वो दानेदार है। नीला तोता मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जहाँ क्रिस्टल आ जाए, दानेदार आ जाए, वहां पर तो क्रिस्टलन का जल होता ही है। भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से आरंभ होगा बेटा, हमेशा पाचन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका तक ऑक्सीजन के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? चलिए भाई, हम सबको पता है ऑक्सीजन का परिवहन नाक के द्वारा होता है। नाक से वो फुफ्फुस में जाता है, और फुफ्फुस में जाकर कहाँ जाएगा? फुफ्फुस से शिराओं में जाएगा। भाई फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से जाकर कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ों से होता हुआ, हम सबको पता है, नाक के द्वारा सांस लिया, फेफड़ों में गया, फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस से इसकी पतली पतली शिराओं में चला गया, शिराओं से फिर कहाँ गया? बायां अलिंद, फिर दायां निलय, बायां निलय, फिर महाधमनी और महाशिरा, और शिराओं की पूरा दोगे बेटा इसके अंदर। ठीक है भाई, खाली हम फुफ्फुस की बात नहीं करें। फुफ्फुस ने सांस लिया, फुफ्फुस में हवा गई, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाने के बाद हर कोशिका के अंदर हर शिराओं में गई। अब इन शिराओं से क्या हुआ? फुफ्फुस शिरा निकली हुई हैं, जो कहाँ जा रही हैं? हृदय तक जा रही हैं। फुफ्फुस शिराएं कहाँ जा रही हैं? हृदय तक जा रही हैं। हृदय में साफ रक्त को लेकर जा रही हैं। अब हृदय आपका कुछ इस तरह से था, हृदय के अंदर ऊपर से शिराएं आ रही हैं, कहाँ से? फुफ्फुस के पास से बच्चों शिराएं आ रही हैं। ये शिराएं बिल्कुल साफ रक्त को लेकर आ रही हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? बायां अलिंद में जाएगी, बायां अलिंद से बायां निलय में जाएगी। उसके बाद क्या होगा? महाधमनी के द्वारा बाहर शरीर के हर एक कोशिकाओं में चली जाएगी आपकी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना, इस पर निर्भर करता है। रंध्र नाम से याद आना चाहिए, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो छेद होते हैं बच्चों, उनको रंध्र कहते हैं, और इनका काम होता है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। साथ में दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। इसका मतलब इनका काम गैसों का आदान प्रदान करना है। दूसरा काम गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों को आने देना और बाहर निकलने देना। ठीक है, दूसरा काम है बेटा वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन करने के लिए पानी जो होता है वो वाष्प बन के आसमान में उड़ जाता है। तो वो किस पे निर्भर करता है? रंध्र के आसपास बच्चों रक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये एक गोला सा रंध्र समझ लो, इस छेद के अंदर कुछ इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिका जब पानी से भर जाती हैं, है ना, तो ये बंद कर देती हैं छेद को। जब इनमें पानी नहीं होता तो खोल देती हैं छेद को, जिससे कि पानी ऊपर आ जाता है। तो खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करेगा? रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करेगा। युग्मनज जिसमें पिता के से विरासत में एक्स गुणसूत्र होता है, विकसित होगा। युग्मनज जिसमें पिता से विरासत में मिला एक्स गुणसूत्र होता है, विकसित होगा। अब वो किस में होगा? भाई माता से तो हमेशा एक्स ही गुणसूत्र मिलते हैं, लेकिन पिता एक्स वाई दोनों गुणसूत्र दे सकता है। माता से एक्स, पिता से एक्स और वाई कोई सा भी आ सकता है। अगर पिता खाली वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र दे रहा है, तो माता से तो आना ही सिर्फ एक्स है, तो जो शिशु बनेगा वो एक लड़की बनेगी बेटा। अगर वाई भी आ रहा होता तो क्या बन जाता? लड़का बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, अगर पिता से खाली वाई गुणसूत्र आ रहा है तब शिशु क्या बनेगा? तो आप कहोगे शिशु बनेगा एक्स और वाई मिलने से लड़का। नेक्स्ट है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तारण की गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचक कहते हैं। ये आप सबको पता है बेटा। भोजन हमने मुंह से खाया, मुंह से खाने के बाद लार के द्वारा डाइजेस्ट हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट कुछ पाचन उसका हुआ, उसके बाद खाना ग्रसिका से होते हुए नीचे जाता है। अब ग्रसिका में अपने आप खाना नीचे जा रहा है, और किस गति के कारण जा रहा है? क्रमाकुंचक गति के कारण। फिर भोजन अमाशय में जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब समतल दर्पण जिसके अंदर जैसे हो आप वैसे ही दिखाई देते हो, जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। समान आकार का बनेगा, समान दूरी पर बनेगा, यहाँ की दूरी दोनों ही बराबर रहेगी। बस इतना फर्क होगा कि वो दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखेगा, मतलब पार्श्व परिवर्तित होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसमें कितनी दूर की चीज़ें देख सकते हो, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी कि कहाँ पर रखने के बाद प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो कितनी दूर देख सकते हैं। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है आपका वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। गाड़ियों के अंदर, चलो एक गाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। भाई ये गाड़ी बन गई आपकी, ये लो जी गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर
यहाँ पर कुछ दर्पण साइड देखने के लिए, पीछे देखने के लिए लगे होते हैं। इस दर्पण के अंदर बताओ भाई, बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं या छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं? आवर्धन बड़ा होगा या कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या समान होगा? तो वो हमेशा कम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लगा होता है? ये याद है बच्चों आपको? पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? तो पीछे देखने के लिए लगा होता है बेटा उत्तल दर्पण। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। वो बाहर की तरफ निकला होता है, कुछ इस तरह का होता है, हाथ फेर के देखना, ऐसे बाहर निकला हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला कब बनेगी? पहली चीज़ को दूसरी चीज़ खाए, फिर दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ खा जाए तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। हमेशा शुरुआत घास से, पेड़ से या पौधे से करना, ठीक है। अब ये 3 शुरू हो रही हैं घास से, ये भी। घास को मछली खा गई, मछली को जैबरा, जैबरा तो वेजिटेरियन है, ये तो हो गया गलत। घास को बकरी खा गई, बकरी को मानव, ये खा सकते हैं। घास को गेहूं खा गया, बिल्कुल नहीं खा सकते। घास को और बकरी से कोई शुरुआत होगी ही नहीं। तो आंसर आ गया आपका पहला। कुछ अपशिष्ट उत्पाद नीचे सूचीबद्ध है: कटी हुई घास, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के खिलौने, प्रयुक्त टी बैग, पुराने कपड़े, कागज का भूसा। अपशिष्ट पदार्थों के किस समूह को गैर जैव निम्नीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जिसके ऊपर जीवाणु काम कर जाए और उसे छोटा छोटा बांट दें, और गैर जैव निम्नीकरण मतलब जो जिस पे जीवाणु काम ना करें। तो कौन कौन सी होंगी? पॉलीथीन बैग होगा, प्लास्टिक के खिलौने होंगे जिसके ऊपर कोई जीवाणु काम नहीं करेगा। अब आ गए 17 से लेकर 18, 19, 20 क्वेश्चन। चलो इस 17 पे देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ तांबे की अभिक्रिया में तांबे का एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तांबा एक अपचायक के रूप में काम करता है भाई। ये कह रहा है तांबा मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और ये एक अपचायक है क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेगा, खुद उपचयित हो जाएगा। तो ये क्या है? एक अपचायक। बिल्कुल सही बात है। जो उपचयित हो रहा है, उपचयित हुआ ना बच्चों, ये जो उपचयित होगा वो क्या होगा? अपचायक होगा। जो उपचयित होगा वो अपचायक होगा। इस बात को याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। जो भी उपचयित होता है वही अपचायक होता है, उसका दूसरा नाम अपचायक होता है। बिल्कुल सही बोला इसने। यह पदार्थ, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह अपचायक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही कहा इसने। दोनों लाइन अगले में पढ़ते हैं बेटा। दोनों लाइंस को पढ़ना है हमें, और दोनों लाइन अगर सही है तो ये उत्तर देना है, आपस में संबंधित है। और दोनों लाइन सही है लेकिन आपस में संबंधित नहीं है तो आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वर्षण शरीर के बाहर लिंग में स्थित होता है। बिल्कुल सही, वर्षण शरीर के बाहर होता है भाई। और लिंग में, ये गलत हो गया। लिंग में क्या उपस्थित होता है ना, शरीर के बाहर होता है वर्षण, लेकिन वो किसी लिंग में स्थित नहीं होता। तो ये पहली ही लाइन गलत हो गई। शरीर के बाहर है, शुक्राणु के विकास के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर ये शरीर के बाहर होता है वर्षण। ये बिल्कुल लाइन सही है, तो आंसर डी आ गया। पहला गलत, दूसरा सही। एक चुंबकीय सुई की विद्युत धारा, ये है आपकी चुंबक की विद्युत धारा। आप सबको याद होगी, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। नॉर्थ से धाराएं निकलती हैं, साउथ पर जाती हैं, कुछ इस तरह से होता है। अंदर इसी का उल्टा हो जाता है, साउथ से जाती है और नॉर्थ पर निकलती है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, साउथ पर जाती हुई दिखती है। अभी कह रहे हैं कि चुंबकीय सुई को धारा प्रवाही तार के पास रखा गया। जब चुंबकीय सुई तार से दूरी विस्थापित हो जाती है तो कंपास सुई का विक्षेपण कम हो जाता है। बिल्कुल सही, आप सबको करके दिखाया था। एक घड़ी आपकी क्लास में दिखाया होगा आपकी मैडम ने ज़रूर बेटा। जिनको नहीं दिखाया है वो स्कूल जब जाओगे तब देख लेना। घड़ी जैसी एक सुई होती है, उसमें तीर का निशान होता है कुछ इस तरह से। घड़ी पर ऐसे एक सुई सी होती है, एक तरफ नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा होता है। इसको घुमाकर ये हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। जैसे जैसे ये धारा के पास आती है जहाँ से विद्युत जा रही है जिस तार में, तो ये हिलनी शुरू हो जाती है। जब दूर लेके जाते हैं तो विक्षेपण कम हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई विद्युत धारावाही चालक से दूर जाती है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्योंकि कम हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी स्वयं भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। स्वयंपोषी कौन है? पेड़ पौधे, घास, ये खुद अपना ही भोजन खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश रोशनी का 1% ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिलते। कुछ भोजन के बारे में कहा होता तो आपस में मिलते, लेकिन भोजन के बारे में नहीं कहा। जबकि ये कहा है कि खाना तो घास ने बना लिया, लेकिन कहाँ से बनाया, किसकी ऊर्जा यूज की? सूर्य की रोशनी यूज की थी बेटा, सूर्य की सौर ऊर्जा यूज की थी। कितना भाग सूरज की रोशनी का करते हैं? सिर्फ 1% बस। जबकि अगर घास ने 1% सूरज की रोशनी का यूज की ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा खाने वाली मान लो बकरी थी, बकरी ने उसको खाया, तो कितनी ऊर्जा जाएगी? 10% जाएगी। इसको 10% का नियम भी कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जल्दी ही, जो 2 नंबर और फिर 3 नंबर की होगी।